अपन ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ ली और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के साथ साथ अपन लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखे, एक दो सवाल ही देखे थे, ज्यादा तो नहीं देखे थे। आइए उस पर बेस्ड एक दो सवाल और देखें, ध्यान से देखें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड इन सवालों को। एक और क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एफ एक्स ए कॉमा बी से ए कॉमा बी में डिफाइन है एंड इज कंटिन्यूअस। एक फंक्शन एफ एक्स वो ए कॉमा बी से ए कॉमा बी में डिफाइन है। एक फंक्शन एफ एक्स जो ए कॉमा बी, यानी उसका डोमेन कहां से कहां है? ए कॉमा बी, और उसका कोडोमेन कहां से कहां है? कोडोमेन भी ए कॉमा बी। तो एक फंक्शन ए कॉमा बी से ए कॉमा बी में डिफाइन है और साथ में कंटिन्यूअस भी है। शो फॉर सम सी एप्सिलॉन ए कॉमा बी एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू सी। सब बच्चे ध्यान देंगे, शो करना है कि कोई ना कोई सी ऐसा होगा जहां पर एफ ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। जहां पर एफ ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, शो दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू सी। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, सुनिए बहुत ज्यादा ध्यान से। हाँ भाई, एफ ऑफ सी को सी के बराबर दिखाना है। चलिए बात करते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि जिस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना हो, यहां पर कौन से वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना है? यहां वेरिएबल सी का एग्जिस्टेंस दिखाना है। कौन से वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना है? वेरिएबल सी का एग्जिस्टेंस दिखाना है। जिस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना है उसको एक्स मान लीजिए और सबको एक साइड लाके नया फंक्शन मानिए। कल मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना है उस वेरिएबल को एक्स मान लीजिए और सबको एक साइड लाके एक नया फंक्शन मानिए। तो मैं सबको एक साइड ले आता हूं और एक नया फंक्शन जी एक्स मान लेता हूं, एफ एक्स माइनस एक्स। ये मैंने पहला स्टेप बताया था कि जिस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना हो आप उस वेरिएबल को एक्स मान लेंगे और सबको एक साइड लाके एक नया फंक्शन मान लेंगे। ये बता दिया था मैंने। इसके बाद मैंने बोला था कि उसकी वैल्यू उस इंटरवल के एंड पॉइंट पर निकालो जिस इंटरवल में एग्जिस्टेंस दिखाना हो। आइए, हमको कौन से इंटरवल में एग्जिस्टेंस दिखाना है? हमको ए कॉमा बी में एग्जिस्टेंस दिखाना है, तो हम जी ए निकालेंगे और जी बी निकालेंगे। फंक्शन मानने के बाद उस इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू निकालिए जिस इंटरवल में एग्जिस्टेंस दिखाना है। तो जी ए कितना आ जाएगा? एफ ए माइनस ए, और जी बी कितना आ जाएगा? एफ बी माइनस बी। अब देखिए हो गया प्रूव्ड। कैसे प्रूव हुआ? देखो, इसका कोडोमेन ए कॉमा बी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कोडोमेन इज ए कॉमा बी, यानी जो इसका रेंज है, जो इसका आउटपुट है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यानी एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एफ एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू बी। एफ एक्स ए या ए से बड़ा ही होगा और एफ एक्स बी या बी से छोटा ही होगा। ये बात समझ में आ गई? एफ एक्स हमेशा ए या ए से बड़ा होगा और एफ एक्स हमेशा बी या बी से छोटा ही होगा। तो यानी एफ ए माइनस ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एफ बी माइनस बी हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसके रेंज में, इसके आउटपुट में सबसे बड़ी वैल्यू है ए, तो एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो ए या ए से बड़ी आएगी, और इसके रेंज में, इसके आउटपुट में सबसे बड़ी वैल्यू है बी, तो एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो बी या बी से छोटी ही आएगी। तो ये निकल के आ गया, हो गया प्रूफ। सो अब देखो, ध्यान देखो कैसे प्रूव हुआ। अगर g ऑफ a 0 हो गया तो x इक्वल टू a पर होल्ड कर गया ये। अगर g ऑफ b 0 हो गया, सो if g ऑफ a 0 then c इक्वल टू a। if g of b 0 then c equal to b। if none 0 then
GA and GB have opposite sign. अगर मान लो बैठे सर दोनों में कोई जीरो ना हुआ तो GA पॉजिटिव हो जाएगा और GB नेगेटिव हो जाएगा. सो फॉर सम C एप्सिलॉन A कॉमा B GC जीरो का मतलब है FC माइनस C0, दैट इज FC इक्वल टू C. यानी हर हालत में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जहां FC किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर. या तो A होगा या B होगा या बीच का कोई ना कोई पॉइंट होगा. कॉपी कर लीजिए. अब सब बच्चे ध्यान देखिए, एक और थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं, थ्योरम 13. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आईवीटी तो अपन ने कर ही ली थी, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बाद आईवीटी के बाद मैंने आईवीटी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात बता दी थी. वो इंपॉर्टेंट बात अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में यूज भी की, और ये इंपॉर्टेंट बात सब बच्चे ध्यान भी रखेंगे. प्लीज रिमेंबर इट, प्लीज रिमेंबर इट. ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है और किसी दूसरे पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव है अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है और किसी दूसरे पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एक ना एक बार तो जीरो होगा ही. ये तो कॉमन सेंस की बात है. और यहां पर भी देखिए, अगर किसी पॉइंट पर नेगेटिव और बाद के पॉइंट पर पॉजिटिव है, और अगर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो भी एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा. कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई भी लगातार फंक्शन है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो भी एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा ही काटेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो भी एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा ही काटेगा. क्योंकि गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस. क्योंकि गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस. अब ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे. थ्योरम 13 को सब बच्चे ध्यान से देखिए. थ्योरम 13 को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से. थ्योरम 13 कहता है, इफ अ फंक्शन is defined on rational and irrational values, then it will be continuous only where definition of rational and irrational मैच. अगर कोई फंक्शन रैशनल और इरैशनल पर डिफाइन किया जाए, अगर कोई फंक्शन रैशनल और इरैशनल पर डिफाइन किया जाए, कहने का मतलब जरा देखिए, मान लीजिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं एक्स स्क्वायर, अगर एक्स रैशनल है और अगर एक्स इरैशनल है. क्यू का मतलब रैशनल होता है, क्यू का मतलब रैशनल. हां, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दूं रैशनल पर एक डेफिनेशन, इरैशनल पर एक डेफिनेशन. अगर कोई फंक्शन रैशनल इरैशनल को लेकर डिफाइन किया गया है, अगर कोई फंक्शन रैशनल इरैशनल को लेकर डिफाइन किया गया है कि रैशनल पर एक परिभाषा, इरैशनल पर एक परिभाषा, तो यह फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा जहां रैशनल और इरैशनल की डेफिनेशन मैच करेगी. यह फंक्शन केवल कंटिन्यूअस होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 ओनली. ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं सुनिए. अगर कोई फंक्शन रैशनल और इरैशनल को लेकर डिफाइन किया गया है, अगर कोई फंक्शन रैशनल और इरैशनल को लेकर डिफाइन किया गया है, तो केवल वही कंटिन्यूअस होगा जहां पर उन दोनों की डेफिनेशन मैच करेगी. यानी ये गिवन फंक्शन केवल केवल और केवल कंटिन्यूअस होगा 1 और -1 पे. 1 और -1 छोड़कर बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस. जैसे मैं मान लीजिए एक फंक्शन बनाऊं, जैसे मैं मान लीजिए एक फंक्शन बनाऊं एक्स स्क्वायर, अगर एक्स रैशनल है, एक्स अगर एक्स इरैशनल है. ये मैंने फंक्शन बना दिया. ये फंक्शन किस पर डिफाइन किया गया? ये फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है रैशनल और इरैशनल पर. ये फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है रैशनल और इरैशनल पर. यदि कोई भी फंक्शन अगर रैशनल और इरैशनल पर डिफाइन करोगे तो केवल कहां कंटिन्यूअस होगा? ये केवल वहीं कंटिन्यूअस होगा
जहां रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन मैच करेगी। कहां मैच करेगी? रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 ओनली। यानी ये फंक्शन ब्रह्मांड में सब जगह डिसकंटिन्यूअस है, केवल 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, केवल 2 पॉइंट पर। कहां? 0 और 1। इनको हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस ओनली एट सम पॉइंट्स। ये फंक्शन पूरे एप्सिलॉन आर में डिफाइंड है, ये फंक्शन भी पूरे एप्सिलॉन आर में डिफाइंड है, लेकिन एक कंटिन्यूअस केवल कहां आता है? कुछ बिंदुओं पर। यह फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा जब x 1 या -1 होगा। यह फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा जब x 0 या 1 होगा। अगर कोई भी फंक्शन रैशनल नंबर के लिए एक परिभाषा और इर्रेशनल नंबर के लिए एक परिभाषा, अगर किसी भी फंक्शन में ऐसा किया जाए कि रैशनल नंबर के लिए एक परिभाषा और इर्रेशनल नंबर के लिए एक परिभाषा, तो फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा, केवल वही कंटिन्यूअस होगा जहां रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन मैच करेगी। बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस। कॉपी करिए। इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके रैशनल नंबर पर एक परिभाषा और इर्रेशनल नंबर पर एक परिभाषा, अगर कोई ऐसा फंक्शन है which has one definition for rational number and another definition for irrational number, जिसकी रैशनल नंबर के लिए एक परिभाषा और इर्रेशनल नंबर के लिए एक परिभाषा, क्यू डैश मतलब इर्रेशनल, क्यू मतलब रैशनल, तो यह फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा जहां दोनों की डेफिनेशन बराबर हो जाएंगी, केवल उन्हीं पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा जहां दोनों की डेफिनेशन बराबर हो जाएगी। इसका लॉजिक थोड़ा लंबा चौड़ा है, लॉजिक के चक्कर में ना पड़े, लास्ट की बात ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी सी बात है, जरूरी नहीं आए, पर फिर भी अपनी शीट में है इसलिए बता रहा हूं। अगर कोई फंक्शन रैशनल नंबर के लिए एक डेफिनेशन है और इर्रेशनल नंबर के लिए एक डेफिनेशन है, तो वह फंक्शन केवल वहीं पर कंटिन्यूअस होगा जहां दोनों की डेफिनेशन बराबर हो जाएंगी, जहां दोनों के डेफिनेशन की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे ऊपर वाला फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा जहां x² 1 होगा, और नीचे वाला फंक्शन केवल वही कंटिन्यूअस होगा जहां x² x होगा। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं डिफाइंड एवरीवेयर। डिफाइंड तो हर पॉइंट पर है, लेकिन कंटिन्यूअस ओनली एट सम पॉइंट्स। हाँ, तो दिस फिनिशेस कंटिन्यूटी एंड नाउ विल बिगिन विद डेरिवेबिलिटी। इससे पहले मैं डेरिवेबिलिटी शुरू करूं, मैं कंटिन्यूटी का आपको बर्ड आई व्यू बता देता हूं। कंटिन्यूटी जैसे छोटा चैप्टर है, डेरिवेबिलिटी भी छोटा चैप्टर है, एमओडी भी छोटा चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर बहुत छोटे हैं। इन तीनों चैप्टर में लिमिट का भर भर के यूज आता है, और लिमिट हमने निकालनी सीख ली है। कंटिन्यूटी को अगर देखें तो कंटिन्यूटी के अंदर कुल मिला के 4 ही चीजें हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी केवल डोमेन में देखते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? पहली है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरी है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। पॉइंट पर फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो। तीसरी है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर अलग कर दो तो 5 हो गया, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। चौथी है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और पांचवी है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। बस। और ये चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसके अंदर इकलौते प्रकार के सवाल बनते हैं कंटिन्यूटी की चेकिंग पर। क्लियर है? अब हम लोग शुरू